हेलो हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज मकर संक्रांति है तो हैप्पी मकर संक्रांति। चूरा दही सब लोगों ने खाया होगा, खा खा के एकदम ठंडा हो गया होगा। चलो आज के दिन थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। अच्छा दिन है, आज पढ़ाऊँगा, याद हो जाएगा फटाफट। तो चलो आपके लिए एक बहुत यूनिक टॉपिक लाया हूँ। ऑप्टिक्स का ही टॉपिक है। मैं वैसे हर टॉपिक अलग अलग वीडियो बनाता हूँ, तो चलो आज भी एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक बता रहा हूँ आपको। तो उस टॉपिक का नाम रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका हिंदी नाम होता है और शॉर्ट नाम होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बेसिस पे बहुत सारा चीज़ काम करता है ना। उस डिवाइसेस का नाम भी जानेंगे, पर इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे बोर्ड के हिसाब से, नीट के हिसाब से बहुत स्ट्रांग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, वीडियो शॉर्ट और सिंपल और टू द पॉइंट होना चाहिए। इसलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा मीडियम क्या होता है। मैं पूरा बेसिक क्लियर कर दे रहा हूँ, बेसिक से उठा रहा हूँ, पूरा ए से लेकर के जेड तक ले जाऊँगा। तो मीडियम क्या होता है? मीडियम, माध्यम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जिसमें मॉलिक्यूल होता है, ऐसा जगह जहाँ पे मॉलिक्यूल सब होता है, पार्टिकल्स होता है, उसको मीडियम बोलते हैं। ठीक है। मीडियम तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होता है, गैस होते हैं। तो ऐसा मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होगा उसको बोलते हैं गैस। जिसके मॉलिक्यूल थोड़ा सा पास होगा, गैस की तुलना में उसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे, उसको बोलेंगे लिक्विड। जिसके ऐसा मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल बहुत घना घना होगा, बहुत और नज़दीक होगा, उसको बोलेंगे सॉलिड्स। तो याद रहेगा। तो जनरली मीडियम को हम दो टाइप में बांटते हैं, एक रेयर होता है, एक होता है डेंसर। इसमें मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होता है, इसमें मॉलिक्यूल बहुत पास पास होता है। याद रखना, दो मीडियम दिया रहेगा, आप देख उस पर जाँच लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। जिसका मॉलिक्यूल बहुत पास पास होगा वो डेंसर होगा, जिसका मॉलिक्यूल दूर दूर होगा वो रेयर होगा। जब लाइट अपना मीडियम बदलता है, जैसे लाइट रेयर से डेंसर में आता है या डेंसर से रेयर में आता है, जैसे ये इस मान लो सतह है, लाइट यहाँ से यहाँ आया, रेयर से कहाँ आया, डेंसर में आया, तो अपना रास्ता चेंज कर देगा, है ना। अगर रेयर से अगर बीच में एक लाइन बनाओ, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। ये इनकमिंग एंगल, इंसिडेंट एंगल, ये पास होने वाला एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगा, इस लाइन को बोलेंगे नॉर्मल। अभिलंब इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं नॉर्मल। जब लाइट रेयर से डेंसर में आता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, मतलब इससे दूर भागेगा ये। और जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इसके पास आएगा, है ना। समझ लो, जब हम हवा से पानी में आएंगे, जब लाइट को हवा से पानी भेजेंगे तो वह सिकुड़ेगा, जब वह पानी से हवा में भेजेंगे तो फैल जाएगा। तो फैलता है कहाँ से? जब डेंसर से रेयर में जाता है, और सिकुड़ता कहाँ पर? जब रेयर से डेंसर में आता है। ये होता है लाइट का रिफ्रैक्शन। जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो याद रखिएगा, एक चीज़ कांस्टेंट नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी उसका कभी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है। याद रहेगा ना। C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ होता है, F का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन में ये बदलता है, ये बदलता है, ये नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। लेकिन जब C स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ और F फ्रीक्वेंसी, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्रैक्शन है। जब रिफ्लेक्शन होता है मतलब लाइट पड़ेगा और बैक आ जाएगा, इसमें तीनों में से कुछ भी नहीं चेंज होता है। ये भी चेंज नहीं होता, ये भी चेंज नहीं होता, ये भी चेंज नहीं होता है, राइट। रिफ्लेक्शन में स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी तो खैर इस दोनों में चेंज नहीं होगा, और रिफ्लेक्शन में याद रखिएगा कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये अंतर होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच। फटाफट इसको मिटा दूँ, कहाँ गया, मिटा मिटा के इसको आगे बढ़ाता हूँ। चलो अब बात करते हैं एक नया से यूनिक वर्ड का, एक टर्म का, जिसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका हिंदी नाम होता है अपवर्तनांक, आई थिंक इसको बोलते हैं हिंदी में। मिस्टेक अगर होगा तो बता देना कमेंट में कि क्या मैं इसका सही बोला है गलत बोला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल इसका म्यू होता है। याद रखिएगा, लाइट का स्पीड एयर में कितना होता है? C होता है। लाइट का स्पीड हवा में कितना होता है? C होता है। C का वैल्यू कितना होता है आपको पता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट का स्पीड एयर में C होता है। जब लाइट को पानी में भेजोगे चाहे दूसरा मीडियम भेजोगे तो उसका स्पीड कितना होगा? V होगा, है ना। जब लाइट हवा से पानी में आता है तो उसका स्पीड कम जाता है,
तो हवा में कितना स्पीड है c, पानी में कितना स्पीड है v, जब दोनों को डिवाइड करके बोलते हैं म्यू। म्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, है ना। हवा में प्रकाश की चाल और किसी दूसरा चीज़ में प्रकाश की चाल हवा को छोड़ दिया, तो पानी में प्रकाश की चाल, पानी में ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कहेगा म्यू। याद रहेगा, एयर के लिए जो होता है, हवा के लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, पानी के लिए लगभग जो होता है वो 1.33 होता है इसका वैल्यू, म्यू का वैल्यू। और ग्लास के लिए, शीशा के लिए, नॉर्मल ग्लास के वैल्यू 1.66 होता है। डायमंड को हीरा के लिए कितना वैल्यू होता है 2.42 होता है। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं म्यू। हर मीडियम का अलग अलग म्यू होता है, याद रखना। हवा का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, ठीक है, डायमंड का अलग होगा। तो जैसे जैसे मीडियम बदलेगा, माध्यम बदलेगा, इसलिए म्यू का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज करेगा। तो अब बात करते हैं म्यू किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है। तो पहला बात रखना, टेम्परेचर पे करता है। जब तापमान कमेगा तो लाइट ज़्यादा मुड़ेगा, जब लाइट ज़्यादा मुड़ता है समझो इसका म्यू का वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। अभी ठंडी का दिन चल रहा है, ठंडी के दिन में हम बहुत दूर तक नहीं देख सकते। क्यों नहीं देखते, क्योंकि इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। काहे, मॉलिक्यूल बहुत पास पास आते हैं। कब, ठंडी के समय में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत पास पास आते हैं। जब पास पास आएंगे तो जाम लग जाएगा, जाम लगेगा तो लाइट जा ही नहीं पाएगा, अपना रास्ता क्या करेगा, चेंज कर देगा। उस चेंज का नाम क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो म्यू किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है, तो इन्वर्सली है, मतलब टेम्परेचर कमेगा तो म्यू बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो म्यू कमता है। उसका म्यू किस पर डिपेंड करता है, तो वेवलेंथ पे। वेवलेंथ का भी इन्वर्सली होता है, याद रखिएगा, मतलब कलर पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा कौन सा किस कलर का लाइट मुड़ता है, तो वायलेट। काहे को इसलिए क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ तो बहुत कम होता है। जब ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। सबसे कम कौन सा लाइट मुड़ता है, तो रेड। काहे को, इसलिए क्योंकि रेड का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है। तो याद रखें, म्यू इन्वर्सली टेम्परेचर, इन्वर्सली वेवलेंथ। और म्यू एक और चीज़ किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम मतलब ग्लास का अलग, वाटर का अलग, है ना। ग्लास में बहुत टाइप का ग्लास आता है, सबका अलग अलग होता है, एयर का अलग। तो म्यू 3 चीज़ पे मेनली डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर और वेवलेंथ। याद रहेगा, जितना सारा मीडियम लिखोगे सबके लिए अलग म्यू का मान म्यू लिखोगे। जैसे मान लो, अब मैं बताना आपको क्रिटिकल एंगल, याद रखिएगा, क्रिटिकल एंगल, इसका सिंबल होता है C, और आई को ही हम लोग बोलते हैं C। मतलब जो इनकमिंग एंगल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। लेकिन यह सब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल नहीं कहलाता है, एक स्पेशल एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। बताते हो स्पेशल एंगल क्या है। अच्छा सोचो, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है। अरे उसी के पास इमरजेंसी सोल्यूशन हो गया, इमरजेंसी कंडीशन आ गया, है ना, मतलब उसके बाद अगर कोई भी चीज़ हुआ तो खराब हो जाएगा, उसको क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। हर चीज़ क्रिटिकल होता है। मैं मैक्सिमम कितना स्पीड से बोल सकता हूँ, तो मेरा क्रिटिकल वैल्यू, मेरा क्रिटिकल साउंड कितना होगा। कोई मैक्सिमम कितना स्पीड से कितना जा सकता है, तो वो भी उसका क्रिटिकल हुआ। तो कोई भी चीज़ का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, मैक्सिमम अधिकतम, मतलब उसका अधिकतम मान कहाँ तक जा सकता है। उसके बाद अगर उसका वैल्यू बढ़ेगा तो उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा, मतलब वो अपना क्रिटिकल से क्या हो गया, डिविएट कर गया। याद रखिएगा, मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक मछली है, चाहे कुछ है यहाँ पे, ठीक है। ये है पानी, वाटर। पानी को मैंने क्या बोलता हूँ, डेंसर। इसका पावर रिफ्रैक्टिव कितना है, μ2। ऊपर में हवा है, हवा कौन सा मीडियम है, रेयर है। इसका रिफ्रैक्टिव कितना है, μ1। यहाँ पे μ1 इक्वल टू 1 मत लिख देना, सिर्फ μ1 लिख दो, इसको μ2 लिख दो। ये दिखाएगा कि ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। लाइट डेंसर से रेयर में गया, तो जो एक लाइट सीधा गया, ऐसे सीधा एकदम सीधा जाएगा, तो सीधा कितना से गया, 90 से गया, तो ये लाइट कभी मुड़ता नहीं, सीधा पास। याद रखना, 90 से जो लाइट आता है वो मुड़ता नहीं, सीधा निकल जाता है। फिर एक लाइट ऐसे पड़ा, ऐसे टेढ़ा करके गया, कहाँ से जा रहा है लाइट, देख लो कॉन्सेप्ट में, देखो तो फटाफट। डेंसर से क्या गया, रेयर। तो नॉर्मल, ये तो नॉर्मल से दूर भागेगा, फैलेगा कि सिकुड़ेगा, तो बोला सर फैल जाएगा। तो यहाँ से डेंसर से ऐसे यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे पड़ा,
तो पढ़ने को इधर गया तो उधर चल जाएगा। कहाँ उधर जाएगा? क्योंकि इसका नॉर्मल ये है, ये इसका अभिलंब है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर भागता है, राइट। चलो इतना एंगल से भैया तो ऐसे मुड़ गया, इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, इतना एंगल कर दिया, कितना एंगल? इतना एंगल कर दिया। अब इतना एंगल से भेजा तो लाइट ऐसे मुड़ गया। समझा? समझ ली कि ना समझ ली? देखियो ऐसे इतना एंगल से भेज लिया तो इन्ने लाइट मुड़ गई, इन्ने। एक अविलंब बनाई, एक नॉर्मल बनाई, ऐसे नॉर्मल बन गया। जब आपने इतना एंगल से भेजा तो लाइट ऐसे मुड़ गया, तो कितना एंगल से मुड़ गया? तो 90 से मुड़ गया। ये 90 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आपने जो भेजा वो एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, राइट। तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसपे मुड़ने वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। याद रहेगा? तो क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल होता है जिसपे लाइट कितने एंगल से मुड़ता है? 90 से मुड़ता है। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो फटाफट स्नेल भाई साहब को बुला लीजिए। जहाँ पे IR होगा वहाँ स्नेल कॉल हो जाएगा। आओ स्नेल आ गया। क्या किया? स्नेल ने बोला देखो लाइट कहाँ से गया? तो I से गया है। बाहर वाला? तो बाहर वाला R था। तो कहाँ गया है? तो एयर में गया। कहाँ से गया है? तो वाटर से गया। तो पहले सेकेंड लिखो, उसके बाद फर्स्ट लिखो। मतलब कहाँ से गया लाइट? कहाँ से कहाँ गया? वाटर से डेंस एयर में। तो सेकेंड वाला हो गया μ2। फर्स्ट वाला कौन सा हो गया? सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा। μ1/μ2 होगा ना। सेकेंड इसमें कौन सा हो गया? एयर। फर्स्ट कौन सा हो गया? वाटर। एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो I को हम क्या मानेंगे? C। जब IC मानेंगे तो R कितना होगा? 90। एयर के लिए कितना होता है? तो ये 1 होता है। तो 1 बाई क्या लिखेंगे? μ2। sin 90 इक्वल टू क्या होता है? 1। तो फार्मूला आ गया sin C इक्वल टू 1/μ2। अब μ2 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? म्यू भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन बन गया क्रिटिकल एंगल किसके बीच? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच। याद रखिएगा क्रिटिकल एंगल sin C बराबर क्या होता है? 1/μ होता है। एक न्यूमेरिकल देख लो, छोटा सा न्यूमेरिकल। तो क्रिटिकल का फॉर्मूला क्या हो गया? sin C इक्वल टू 1/μ हो गया। क्वेश्चन में म्यू दिया रहेगा, √2 है। तो बताओ C कितना होगा? तो पुट कर देना sin C इक्वल टू 1/√2। साइन कितना एंगल होता है? 1/√2। तो 45 होता है सर। तो साइन क्या लिख देना? 45। साइन हट गया तो C इक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री। निकल गया? तो ये याद रहना चाहिए क्रिटिकल एंगल। आई थिंक हर अलग अलग चीज़ का, जैसे डायमंड का अलग होता है, मतलब प्रिज्म का अलग क्रिटिकल एंगल होता है। तो अलग अलग मटेरियल का क्रिटिकल एंगल अलग अलग होता है। डायमंड का आई थिंक 24 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल, राइट। तो अब बात करते हैं किसका? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बात करते हैं। देखो फिर से बता रहा हूँ, ये पानी का सरफेस है, पानी का ऊपरी सतह है, इसके नीचे पानी है, पानी रे पानी, बहुत पानी, थोड़ा सा पानी, पानी पानी हो गया, पानी पानी, ठीक है। ये क्या है? वाटर है। कौन सा मीडियम? डेंसर, रिफ्रैक्टिव, μ2। ऊपर में क्या है? एयर। कौन सा मीडियम? रियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। यहाँ से लाइट ऐसे गया, सीधा पास कर गया, ऐसे मुड़ा, ऐसे निकल गया, ऐसे मुड़ा, ऐसे भाग गया। देखा कितना से भाग गया? 90 से भाग गया। इस एंगल पे अगर आपने इतना एंगल से भेजा तो लाइट इतना एंगल से मुड़ गया। अगर ये एंगल बढ़ाओगे, अब और बढ़ाओगे, मतलब ऐसे आप लाइट भेजोगे, मतलब ये एंगल आपने बढ़ा दिया, इतना कर दिया, तो लाइट यहाँ जाने का इधर मुड़ेगा नहीं, इधर ही आ जाएगा बैक। बट अगर हमारा एंगल, कौन सा एंगल? आई, किससे ज़्यादा है? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो लाइट रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अपने ही मीडियम में बैक जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो क्या इसका डेफिनेशन होगा? जब लाइट डेंसर से रियर में जाता है और जाने वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तो लाइट अपने ही मीडियम में वापस चला आता है, बैक चला आता है। इसको टोटल इंटरनल आंतरिक और लाइट बैक आ गया, मतलब रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए शर्त क्या है? इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन ये है कि हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा शर्त, लाइट कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? डेंसर से
रेयरर में जाना चाहिए। फटाफट दोनों कंडीशंस याद कर लो, बहुत काम का चीज़ है। तो ये है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे कहाँ का इस्तेमाल होता है, इसके इस्तेमाल को भी देख लेते हैं बोर्ड के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। तो इसका एप्लीकेशंस कहाँ का यूज होगा, एप्लीकेशन नंबर 2 देखा है, मिरेज। कभी आपने कहीं मिरेज फील किया, मिरेज फॉर्मेशन। मिरेज को हम लोग बोलते हैं नज़र का धोखा, धोखाधड़ी हुआ था नज़र के साथ। कभी कभी लगता है सामने कुछ है लेकिन जाते तो कुछ रहता ही नहीं, है ना। क्या वहाँ भूत रहता है? तो भूत नहीं रहता है, ये मिरेज होता है। मिरेज को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन इंग्लिश से एक वर्ड है जिसका नाम होता है नज़र का धोखा। ये खासकर रेगिस्तान में और गर्मी की दिन में बीच वाले रोड पे बहुत ज़्यादा फील होता है। लगेगा आप रोड पे गए बहुत दूर, वहाँ पानी है, बहुत पानी है, लेकिन जाएगा तो पानी नहीं रहता है। फिर रेगिस्तान में जाकर लगता है वहाँ तालाब है, जाते तो रहता ही नहीं। कभी आपको लगेगा वहाँ बहुत बड़ा पेड़ है, रात में जाओगे, रात में घूमोगे, रात में देखोगे तो आपको लगेगा वहाँ बहुत बड़ा पेड़ है खड़ा, गए तो पेड़ ही नहीं रहता है। और भगवान ये भूत था वहाँ पे। कभी कभी ऐसा फील होता है कि लगा वहाँ आदमी खड़ा है, और आदमी वहाँ गए तो आदमी नहीं था, गायब हो गया। वहाँ भूत था क्या? अरे भूत कुछ नहीं था, और लाइट का रिफ्रैक्शन था। और जो TIR के कारण हुआ था उसको बोलते हैं मिरेज फॉर्मेशन, है ना। नज़र का धोखा होता है लाइट का रिफ्रैक्शन के कारण। तो मिरेज होता है हीरा जो चमकता है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ हीरे का चमकना भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। डायमंड को ऐसा कटिंग करते हैं कि लाइट एक बार अंदर गया तो बाहर निकल ही नहीं पाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक वीडियो बनाऊंगा कैसे कैसे कोई वर्क करता है, अभी शॉर्ट में एग्जाम के हिसाब से बता दे रहा हूँ। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, हमारे घर में जो केबल टीवी का जो तार सब होता है ना, ब्लैक वाला, वाइट वाला आता है, उसमें जो देखिएगा अंदर में जो तार होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, उसमें जो तार होता है सबसे अंदर में देखिएगा कॉपर टाइप का आपको तार लगेगा। उस तार में अरे कम्युनिकेशन होगा, उस तार में देखिएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, बार बार रिफ्लेक्शन करता है, अंदर में बार बार रिफ्लेक्शन करते हुए आगे बढ़ता है। उसको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। और एक भाई साहब है प्रिज्म, है ना, प्रिज्म। तो प्रिज्म का इस्तेमाल करके हम लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक ला सकते हैं। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड प्रिज्म, जिसमें लाइट 90 डिग्री और 180 डिग्री से लाइट क्या करते हैं, उसको हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं। इससे एग्जाम के हिसाब से ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे जो पूछा था कभी कभी, तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर जैसे होगा दिक्कत हम पूछेगा बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कीजिए, थैंक यू।